Hello everybody and welcome to my channel. This is your teacher Sunando sir, and now I am going to continue with the chapter water, which is the third chapter in chemistry for class 9. Today's topic is solutions. What is a solution? Let us first write the definition. So come on, take up your pen and start writing along with me. A solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition may be gradually changed by changing the relative amounts of the components. This is the definition. Now let us understand the definition in detail. A solution is a homogeneous mixture. Okay, तो हम जानते हैं solution के example ले लेते हैं. जैसे हमने ले लिया salt solution, नमक का solution. कहाँ पे? Salt solution in water, for example. तो हमने नमक को कहाँ पे घोला? पानी में घोल दिया. Suppose I took a glass of water, and I added salt into it, and then I dissolved the salt completely, so I got a salt solution in water. So this water will be known as solvent. Solvent is that medium in which the solute dissolves, and the salt is the solute. That means solute is that substance which dissolves in the solvent. So if we say, what we can say, a solution is actually solute plus solvent. जब solute और solvent को हम मिला देते हैं तो हमें एक mixture मिलता है. कैसा mixture? Homogeneous mixture. क्या होता है homogeneous mixture मतलब? I'll explain to that in a while. तो solute and solvent मिलके क्या बनते हैं? Solution. So we get a solution. Same thing with the sugar solution also. चीनी को हमने पानी में घोल दिया, हमें मिल गया sugar solution. Now what is the meaning of this word homogeneous? और ये मिक्सचर है. मिक्सचर में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ दोनों के बीच. द सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट केमिकली रिएक्ट. तो केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ तो उसे वहां कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा. तो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है. इसीलिए हमने वहां पे क्या बोला? वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड कंपाउंड, वी आर यूजिंग द वर्ड मिक्सचर. मिक्सचर इज अ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू अ फिजिकल चेंज. और अगर केमिकल चेंज हो जाता, अगर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता सॉल्ट और शुगर को मिलाने से, अगर केमिकल चेंज हो जाता तो हम वहां कंपाउंड लिखते हैं. उस न्यू सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं. लेकिन हमने यहाँ मिक्सचर बोला क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज है. अब ये होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जहां पर थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन इज सेम एवरीवेयर. इफ आई ब्रेक द वर्ड homogeneous, homo means same, genius means chemical combination या chemical composition. That means this water solution will have same chemical composition throughout. For example, तुमने मानो एक चम्मच नमक लिया और तुमने पूरे पानी में, ग्लास में जो पानी है उसमें घोल दिया, और फिर तुमने उसको 1 घंटे बाद तुमने चेक करने की कोशिश की कि क्या कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर द सॉल्ट हैज बीन फुल्ली डिसॉल्व्ड. क्या कुछ फिर बाद में कुछ सॉल्ट नीचे जम जाएंगे? यू ऑल्सो ट्राई टू टेस्ट दैट इज द वाटर विच इज ऑन द टॉप लेयर लेस सॉल्टी देन द वाटर एट द बॉटम लेयर. क्या ऊपरी सतह का पानी कम नमकीन है नीचे सतह के पानी से? यू विल फाइंड दैट नो, देयर इज नो सॉल्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन. नीचे तो कोई सॉल्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होगा भी नहीं, और
तुम अगर 1 घंटे 2 घंटे बाद भी चेक करोगे तो भी तुम्हें ऊपर का वाटर लेवल, ऊपर का सरफेस का जो पानी है वो भी उतना ही सॉल्टी तुम्हें महसूस होगा जितने बॉटम ग्लास के जो बॉटम सरफेस में जो पानी है, बॉटम लेयर में जो पानी है, उस पानी को टेस्ट करोगे। तो इससे क्या पता चलता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज सेम एवरीवेयर थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। हर जगह केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, same amount of salt is present everywhere in this entire solution. So this is a mixture which has a same chemical composition throughout its volume, throughout its mass. So this is a homogeneous mixture. अगर तुमने यहाँ ले लिया होता बालू और उसको तुमने पानी में घोला होता, सैंड पार्टिकल्स या सैंड ग्रेन्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो वो पहला चीज तो क्या होगा कि वो इसको डिजॉल्व वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डिजॉल्व होगा नहीं। और कुछ देर बाद तुम देखोगे कि द सैंड ग्रेन्स हैव सेटल्ड डाउन, नीचे की तरफ वो सेटल डाउन हो गया है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला लेयर में सैंड का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत कम है या नहीं है, और नीचे के तरफ सैंड का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं हुआ। सो ये जो सैंड तुमने पानी में मिक्स किया, दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई थिंक होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, क्लियर हो गया। तो सोल्यूशन हमेशा ही वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, अगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो वो सोल्यूशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स उसमें हो सकते हैं। जैसे जो एग्जांपल मैंने अभी सॉल्ट सॉल्यूशन का दिया था, उस एग्जांपल में हमने कितना कंपोनेंट्स यूज किया था, 2 कंपोनेंट्स। वन कंपोनेंट वाज salt, another component was water, but there can be more components also. For example, you took a glass of water, this water is the solvent over here, you added 1 spoon of salt to it, another spoon of sugar into it. So this salt is also a solute and the sugar is also a solute and this water is the solvent. So how many components are there? तुमने नमक, चीनी और पानी तीनों को मिलाकर तुमने एक नमक चीनी का सॉल्यूशन बनाया पानी में। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? 3 कंपोनेंट्स। सिमिलरली तुमने अगर इसमें 1 चम्मच हनी भी डाल दिया तो 3 कंपोनेंट्स, टोटल 4 कंपोनेंट्स अभी हो गए। तो इस तरह से 2 or more components can be present in a homogeneous mixture which is a solution. Now whose composition may be gradually changed. तुम इन सभी का कॉम्पोजिशन को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हो। सॉल्ट का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, हनी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, शुगर का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। तुम एक दूसरे का रिलेटिव जो अमाउंट है वो कम ज्यादा हम कर सकते हैं। पानी का क्वांटिटी भी हम बढ़ा सकते हैं, सॉल्वेंट का क्वांटिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कॉम्पोजिशन इसका हम चेंज कर सकते हैं, ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। कितना अमाउंट का कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूट, किसी भी कंपोनेंट का हम अमाउंट को चेंज करके हम इसका ओवरऑल कंपोजिशन को हम वैरी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। अगर हम यहाँ बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की, देयर आर फ्यू टर्म्स व्हिच आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका सेपरेटली मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन तुम लोग एक बार समझ जाओगे तो लिख सकते हो। बाइनरी सॉल्यूशन वर्ड है, टर्नरी सॉल्यूशन एक वर्ड है, और एक वर्ड है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस वेयर देयर आर 2 कंपोनेंट्स, अ सॉल्यूशन इन विच ओनली देयर आर 2 कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मींस वेयर देयर आर 3 कंपोनेंट्स। 3 components means the water is the solvent and then salt and sugar. For example, कुछ और भी हो सकता है, मैंने just एक example दिया। क्वाटरनरी सॉल्यूशन मींस देयर शुड बी 4 कंपोनेंट्स। जो एग्जांपल मैंने लास्ट अभी दिया था कि हनी, सॉल्ट, शुगर, वाटर, दिस एग्जांपल इज ऑफ quaternary solution because there are 4 components involved in it. And be careful that components means including both solvent and solution, not only solvent and solute, not only the solute. components जब मैं बोल रहा हूं तो उसमें solvent भी काउंट होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूट का डेफिनेशन लिखेंगे। चलो नाउ राइट डाउन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं।
the medium of dissolution, the medium of dissolution that allows one or more component to dissolve in it. ब्रैकेट में हमने S लिखा क्योंकि अगर वन कंपोनेंट होगा तो S नहीं होगा और मोर कंपोनेंट्स होगा, इसलिए S इज ऑप्शनल, selective. So one or more components to dissolve in it. To form a solution is called solvent. अब हम बात करेंगे solute की. The substance that dissolves, लिखते चलो मेरे साथ साथ. The substance that dissolves in the solvent to form a solution is known as solute. तो हमने इसको एक्सप्लेन एक बार मैं कर देता हूं. सिंपल एक्सप्लेनेशन है. सॉल्वेंट क्या है? द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन, जिस मीडियम में सॉल्यूशन बन रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, विच अलाउज वन और मोर कंपोनेंट्स टू डिसॉल्व इन इट, जिसमें एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स डिसॉल्व कर सकते हैं. टू फॉर्म अ सॉल्यूशन is called solvent. And what is solute? That substance which dissolves in the solvent. To form a solution is called a solute. Now we will see the various types of solution. I'm erasing this entire thing now. I hope you have written this. Now generally हम जब solution की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही आता है कि हम लिक्विड में किसी सॉलिड को घोल रहे हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, तो वही एग्जांपल मैंने दिया, सॉल्ट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया था. तो सॉल्यूशन का जो जनरल कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि एनी सब्सटेंस, एनी सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्विंग इन अ लिक्विड forms a solution. But that is not the case always. There are many solutions, other types also. So सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में. जो मोस्ट कॉमन है सॉलिड विद अ लिक्विड. ये तो हमने जाना ही है, हम लोग जानते ही हैं, सॉलिड विद अ लिक्विड. बट देन ऑल्सो वील राइट सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट. सेकेंड आते हैं लिक्विड इन अनदर लिक्विड. हमने लिक्विड इन अनदर लिक्विड, हमने लिक्विड को डिसॉल्व किया किसी और लिक्विड में. एग्जाम्पल एल्कोहल डिसॉल्व्ड इन वाटर. हमने थोड़ा सा एल्कोहल पानी में डिसॉल्व किया. तो इस केस में अगर पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, अल्कोहल का क्वांटिटी कम है, तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा. बट जस्ट द अदर वे अगर मैं कर दूं कि ज्यादा मैंने अल्कोहल ले लिया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, तो उस केस में वाटर सॉल्यूट हो जाएगा और अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा. यानी एक चीज क्लियर है, जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, जिसका क्वांटिटी एक्सेस में होता है, दैट बिकम्स द सॉल्वेंट, एंड दैट जिसका क्वांटिटी कम होता है दैट बिकम्स द सॉल्यूट. दिस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है. जैसे हैंड सैनिटाइजर जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कोरोना वायरस के समय, तो कुछ लोग उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके यूज करते हैं. तो वो जो हैंड सैनिटाइजर जो आता है उसमें ऑलरेडी वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है. उसमें कहा जाता है 70% अल्कोहल है, 70 to 60% या 80% अल्कोहल रहता है. बाकी परसेंट क्या रहता है? पानी रहता है. तो उसमें ज्यादा अल्कोहल है, कम पानी है. सो दैट इज ऑल्सो इन दैट केस अल्कोहल इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड टाइप का सोल्यूशन, लिक्विड विथ अ गैस. लिक्विड विथ अ गैस का मतलब है हमने गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड में. जैसे हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी वगैरह, उसमें
कौन सा गैस डिसॉल्व किया हुआ रहता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसे ही हम बोलते हैं सोडा वाटर। दैट मीन्स हमने गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड में। द लिक्विड इज द सॉल्यूट, the liquid is the solvent and the gas is the solute because it dissolves in the liquid. And the fourth one is quite astonishing, a solid with a solid. ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक वाली बात है कि सॉलिड सॉलिड मिक्स, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब हम सॉलिड को किसी और सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये कैसी बात हो गई? इसका एग्जांपल होता है एलॉयज। जो एलॉयज होता है ना, ब्रॉन्ज या ब्रास, all these alloys are homogeneous mixtures and a solid metal is in homogeneous combination with another solid metal, so that is a solid solid solution. Okay, so this is possible and we call it solid solution. तो स्पेशली चूंकि ये फोर्थ वाला थोड़ा अलग है, स्ट्रेंज है, इसको हम लोग अलग एक नाम दे दिया हमने, सॉलिड सॉल्यूशन, और इसका डेफिनेशन भी सेपरेटली हम लिखेंगे। व्हाट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन? राइट डाउन, अ होमोजेनियस solution of a solid into another solid is called a solid solution. ठीक है, a homogeneous solution तो होना ही है क्योंकि solution means it should be a homogeneous mixture. A solid into another solid. इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ब्रास, ब्रास इज एन alloy. ब्रास किस चीज का alloy है? ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम्स के लिए, कंटेनिंग 70% कॉपर, 70% कॉपर एंड 30% जिंक। तो ये कॉपर एंड, यहाँ कॉपर छूट गया, राइट डाउन कॉपर, ये कॉपर और जिंक का सॉलिड सॉल्यूशन है। इसमें 70% कॉपर है, तो तुम लोग बताओ इसमें कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है? तो मैंने बताया था ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में जो लॉ एप्लीकेबल था, यहाँ सॉलिड सॉलिड में भी वही एप्लीकेबल है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, तो कॉपर 70% है, सो कॉपर इज सॉल्वेंट, जिंक 30% है, जिंक इज सॉल्यूट। ठीक है, और ये ब्रास का जो कॉम्पोजिशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए, ये चीज को याद तुम्हें रखनी है। तो जो लॉ हमने बताया, जो रूल हम बता रहे हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ये चीज नोट डाउन कर लो क्योंकि बाद में फिर भूल जाओगे, अगर अभी समझ भी गए हो तो बाद में भूल जाओगे, इसलिए लिख लो। इफ द टू substances are in the same phase, सेम फेज का मतलब सेम स्टेट, जैसे उस केस में लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था, तो इस केस में सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, दोनों का स्टेट सेम है, इसीलिए दोनों को सेम फेज हम बोल रहे हैं। सॉलिड भी सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, या सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो सेम फेज में है। तो हम क्या लिखते हैं? द कंपोनेंट दैट इज इन एक्सेस, जो ज्यादा है, एक्सेस, इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। Now a few words we'll see. I'm erasing the screen. There's a term true solution. True solution. Actually जब हम बात करते हैं solution, we actually mean true solution only. तो क्या होता है true solution? A solution in which the size of the solute particles is about 10 to the power minus 10 meter is
called a true solution. ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका साइज इतना कम है, कितना कम है, 10 to the power minus 10 मीटर, इस रेंज में है. इट इज वेरी 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 स्मॉल. हाउ व्हाट इट इज, दिस इज 1 मीटर लेंथ को अगर हम 10 to the power 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें तो जो स्मॉल 1 पार्ट आएगा, 1 पार्ट का जो लेंथ होगा दैट इज 10 to the power minus 10 मीटर. इमेजिन दैट इज सो स्मॉल. सो वो साइज का अगर हमें पार्टिकल्स मिल जाता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, तब हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन. एंड व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, तो हम जब उसको स्टर करने के बाद उसको देखते हैं ना, जब स्टरिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका ग्रेन साइज, सॉल्यूट का ग्रेन साइज स्मॉल होने लगता है, छोटा होने लगता है. जब मैंने एक गिलास पानी में मैं अगर चीनी को घोल रहा हूं, शुगर को घोल रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं, और मैं चम्मच से स्टर कर रहा हूं, तो ग्रेजुअली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द साइज ऑफ द शुगर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, छोटा होते जाता है, छोटा होते, और फाइनली वो डिसअपियर हो जाता है. डिसअपियर नहीं होता है एक्चुअली, उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि हमें दिखता नहीं है. कितना छोटा हो जाता है, 10 to the power minus 10 मीटर, इस रेंज में आ जाता है कि इट बिकम्स इनविजिबल टू अस, एंड देन वी कॉल दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. सेम थिंग हैपेंस विद सॉल्ट सॉल्यूशन आल्सो. ओके, एनी सॉल्यूशन बिहेविंग दिस वे इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, और जो ऐसा नहीं होगा वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा. इनफैक्ट हम लोग जो भी जनरल सेंस में जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना, वो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन ही होता है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद करनी होती है, एग्जाम्स में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. सो लेट अस राइट डाउन, गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. First point, it is a homogeneous mixture. ये तो कोई नई बात नहीं है, देखो कितना इजी है, ये ऑलरेडी जानते हो. 1 मार्क्स मिल गया तुम्हें, अगर 1 मार्क्स का है तो, और या फिर हाफ मार्क्स का 1 पॉइंट है तो हाफ मार्क्स मिल गया. तो ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है. अरे सॉल्यूशन होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा ही, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इसके साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में लिखते हैं, जो तुम्हें पता है. द सॉल्यूट पार्टिकल्स are very small, about 10 to the power minus 10 मीटर, इतना छोटा. तीसरा, it is clear and transparent. It is clear and transparent. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो काफी क्लियर होता है. तुमने जब सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया पानी में, तब सॉल्ट दिखता नहीं है, पूरी तरह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और क्लियर लिक्विड हमें मिलता है. हमें पता भी नहीं चलता देखकर कि उसमें नमक घुला हुआ है कि नहीं. जब पीते हैं तब समझ में आता है कि उसमें नमक है, अगर हमने कंप्लीटली सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया तो. सो इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट स्कैटर लाइट. इट डज नॉट स्कैटर लाइट. लाइट स्कैटरिंग नहीं होता है. व्हाट इज दिस, आई विल एक्सप्लेन. फिफ्थ वन, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. The components cannot be separated by filtration. तुम आराम से फिल्ट्रेशन करके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो. क्या फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन करके तुम नमक को अलग कर सकते हो, जो नमक पानी में डिसॉल्व कर चुका है ऑलरेडी? क्या तुम उस नमक को अलग कर सकते हो? फिर से फिल्ट्रेशन करके नहीं कर सकते. उसको उबालना पड़ेगा, पूरा पानी जब इवेपोरेट कर गया तो हमें नमक मिलेगा, लेकिन फिल्ट्रेशन से हम अलग नहीं कर सकते. तो यही चीज यहाँ 5th पॉइंट में लिखा गया है. 6th पॉइंट क्या है? द सॉल्यूट पार्टिकल्स in a solution do not settle down. In a true solution do not settle down. तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि नमक को घुलने के बाद 1-2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा भी रख दोगे तो नमक पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे. सो ट्रू सॉल्यूशन में द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. अच्छा, 4th पॉइंट में आते हैं अभी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है. इट डज नॉट स्कैटर लाइट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अच्छा, suppose you take a glass of water and you put some
chalk powder into it, dust, chalk powder, और उसको अच्छी तरह से स्टर कर दिया तुमने, क्या तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, ट्रू सोल्यूशन मिलेगा? नो. Why? Because first thing you will not get a homogeneous mixture because chalk particles सेटल डाउन हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, और तुम्हें दिखेगा कि ऊपर का पानी काफी साफ है, नीचे का पानी वहां पे चॉक पार्टिकल्स, चॉक डस्ट सेटल डाउन हो रहा है. सो इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर. पहला पॉइंट भी गलत. दूसरा पॉइंट, साइज, सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी भी 10 to the power -10 मीटर के साइज में नहीं मिलेंगे तुम्हें. चॉक जो पार्टिकल्स हैं वो तुम्हें नेकेड आई से भी दिख रहे हैं. Chalk particles, no matter how much powdery you make the chalk, you will be able to see the grains, the small dust of chalk particles. तो वो तुम्हें नेकेड आई से दिख रहे हैं, तो उसका सॉल्यूट साइज इतना छोटा भी नहीं हुआ है. तो सेकंड पॉइंट भी फुलफिल नहीं हुआ. थर्ड, इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. नो, इट इज नॉट. सो मीन्स यू आर नॉट गेटिंग अ ट्रू सोल्यूशन. लेकिन अगर तुम एक डार्क रूम में तुमने इस चॉक पाउडर पानी में घुला हुआ इसको ले जाते हो और एक टॉर्च मारते हो इस तरह से, तो लाइट ऐसे गिरेगी और यहां पे लाइट स्कैटर होगा अंदर में, और फिर तुम्हें स्कैटर्ड लाइट बाहर मिलेगा. स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल टेक प्लेस. मतलब लाइट पार्टिकल्स तो पैरेलल हिट किया, लेकिन वहां जाके वो इधर उधर स्कैटर हो गया एंड यू गॉट अ diverged beam of light. This you will observe, you will be able to observe when you do this experiment in a dark light. That means scattering of light particles took place. किसने स्कैटर किया? ये particles of chalk ने स्कैटर कर दिया. इस phenomenon को बोलते हैं Tyndall effect. Tyndall effect, double L होगा, TYNDALL. Tyndall effect, scattering of light को. This Tyndall effect does not take place in case of true solution. If you take salt dissolved in water or sugar dissolved in water, and if you do the same experiment, this is a torch, the light will come out unscattered. So this shows that scattering of light does not take place in true solution. Hence, Tyndall effect does not take place in true solutions. So all these are the 6 characteristics of a true solution, a very, very important thing for your examination also. Now, clearing the screen, we'll talk about certain more important terms. There's a term aqueous solution. This word is not new for you. Aqueous, anything which is dissolved in water, anything that which is dissolved in water means where water is the solvent, we will call that solution as aqueous solution. तुम नमक यानी NaCl कॉमन सॉल्ट पानी में डिसॉल्व कर दिए, यू गॉट अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तुमने शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, यू गॉट अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर. ठीक है. एक्वस सॉल्यूशन मींस अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट. सो राइट इट डाउन. डेफिनेशन: अ सॉल्वेंट, अ solution in which water is the solvent is known as aqueous solution. इतना ही सिंपल है. और इसे सिंबल क्या होता है aqueous solution का? AQ. Do you remember that in first chapter where we were studying about chemical reactions, suppose we had to write NaCl का aqueous solution, so हमने NaCl लिख के ब्रैकेट में AQ लिख रहे थे. So what is this AQ denoting? That this NaCl has not been taken in solid state. अगर हम NaCl ब्रैकेट में S लिखते हैं मतलब हमने solid NaCl लिया है, लेकिन AQ लिखा हुआ है मतलब हमने डिसॉल्व किया हुआ NaCl को लिया है, पानी में डिसॉल्व किया हुआ NaCl है. This is aqueous solution of NaCl. So that is what is aqueous solution. The another type of solution is tincture. 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 जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अल्कोहल होता है तब हम उस सॉल्यूशन को टिंक्चर बोलते हैं. सेम थिंग, ओनली द सॉल्वेंट इज अल्कोहल. सो अ सॉल्यूशन इन विच अल्कोहल इज द सॉल्वेंट इज नोन एज टिंक्चर. फॉर एग्जाम्पल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन. Tincture of iodine matlab iodine is dissolved in alcohol, so iodine is the solute and alcohol is the solvent, so tincture of iodine. Okay, I hope you have written this. Moving ahead,
Now few terms coming like dilute solution, concentrated solution. Dilute solution और एक वर्ड आता है concentrated solution. तुमने सुना भी होगा, टीचर स्कूल में यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब हम प्रैक्टिकल लैब करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स की जरूरत होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमें डाइल्यूट एसिड्स की जरूरत होती है. तो ये कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट होता क्या है, तो पहले लिख लो डेफिनेशन, बड़ा आसान है. इट इज द सॉल्यूशन, डाइल्यूट का हम लोग लिख रहे हैं, इट इज द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in which the amount of solute is rather small compared to the mass of the solvent. Concentrated solution में क्या होगा, it is the solution in which the amount of solute is relatively large for a given mass of the solvent. तो हम अगर डेफिनेशन को पढ़ें तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है, सपोज यू टुक अ बकेट ऑफ वाटर फुल ऑफ वाटर एंड यू एडेड जस्ट 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिलेटिवली मच मोर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. इतना सारा पानी में तुमने बस 1 चम्मच नमक मिलाया, तो ये हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रादर स्मॉल कंपेयर्ड टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में सॉल्यूट का मास बहुत कम है. और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब तुमने एक बकेट पानी लिया और उसमें तुमने 5 मग या 4 मग्स तुमने सॉल्ट डाल दिया. So now this is a concentrated solution where 4 to 5 mugs of salt you are dissolving in 1 bucket of water. That means it is a solution in which the amount of solute is relatively large for a given mass of solvent. But be careful, here is a beware. Many students get confused in this statement. What is written? The amount of solute is relatively large for a given mass of solvent. ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन द मास ऑफ सॉल्वेंट. ऐसा नहीं लिखा हुआ है. तो ये मत समझो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूट हम डाल देंगे तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. नो, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से हमेशा ही कम रहेगी, लेकिन रिलेटिवली लार्ज का मतलब कि काफी ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं. जैसे 1 बाल्टी पानी में 4 या 5 मग तुम सॉल्ट डाल रहे हो, तो सॉल्ट का क्वांटिटी कम है सॉल्वेंट से, लेकिन तुम जब उसको घोलोगे तो यू विल गेट अ काफी ज्यादा सॉल्टी वाटर तुम्हें मिलेगा. यू विल फील अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली लार्ज फॉर अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट. इट डज नॉट मीन दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन द मास ऑफ सॉल्वेंट. इट डज नॉट मीन so. So be very careful in this. Okay, so today in this video, let us wind up till here. Thank you for watching. We will meet in the next video. God bless you all.